हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारी एमसीक्यू सीरीज और ये है हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14। तो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं अपना 14th पार्ट का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल थे। तो देखिए, विश्व आपका व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। उससे पहले क्या होता था कि उससे पहले गेट करके एक संस्था थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट के स्थान पर ही हुई है, मतलब उसे परिवर्तित करके अब WTO नाम दे दिया गया। और वर्तमान में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 164 कंट्रीज, हम WTO के साथ 164 कंट्रीज के सदस्य देश हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है यहाँ पर और कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बोल रहा है सभी सदस्य देशों को व्यापार हेतु समान अवसर उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। बिल्कुल सही बात। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि WTO का प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो सभी देशों को, जो भी सदस्य देश इसमें हस्ताक्षर करते हैं, उनके बीच में समान अवसर करने के उपलब्ध कराना, मतलब उनको व्यापार करने का। ऐसा नहीं कि किसी के पास संसाधन अधिक मात्रा में तो वो ज्यादा लाभ उठाने लगेगा। अगला बोल रहा है कि वस्तु के साथ सेवा विनिमय को बढ़ावा देना। इसका दूसरा कार्य क्या है? वस्तु के साथ सेवा विनिमय को बढ़ावा देना। इसका ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि वस्तु के साथ सेवा विनिमय को भी बढ़ावा देता है। ये मान लीजिए कहीं पर डॉक्टरों की आवश्यकता है तो वो वहां पर उपलब्ध करवाए जाए, जहां पे इंजीनियरों की आवश्यकता है वो वहां पर उपलब्ध करवाए जाए। दो देशों के बीच में इस तरीके के कार्य करवाए जाए। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण का संरक्षण। बिल्कुल सही बात है। WTO व्यापार के साथ साथ चाहता है कि पर्यावरण को भी पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाए, यानी कि धारणीय विकास किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो अभी तक के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथे पॉइंट पर जाते हैं द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। द्विपक्षीय दो लोगों के बीच, बहुपक्षीय बहुत सारे लोगों के बीच में बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट भी कि ये सभी देशों के साथ जो व्यापार हम कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने की ओर आगे मतलब समर्थन करता है। और आखिरी पॉइंट जो इसमें दे रखा है प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाना, तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। टैरिफ को हटाने की बात ये कहता है, या टैरिफ से जुड़ी हुई कुछ अवरोध जो होते हैं उन्हें हटाने की बात ये कहता है। ठीक है, तो ये इसके सारे ही पॉइंट सही है, यानी कि हमारा आंसर हो गया कि डी। अब देखिए, अब आपको ये 5 पॉइंट्स पता लगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है विश्व व्यापार संगठन के कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं या उसका निर्माण क्यों किया गया था, तो आप इन 5 पॉइंट्स को लिख के आ सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर MCQ सीरीज में। यहाँ पर आपको अगर 3 नंबर का, 4 नंबर का भी आता है क्वेश्चन तो आप वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। उससे पहले हाइड आंसर्स यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड आंसर आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, आपको WTO के बारे में ज्यादातर बातें पता लग जाएंगी। वैसे मैंने आपको बताई दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था की समृद्धि को मापन किसके द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर बोल रखा है सकल घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दे ही दिए हैं और उसने यहाँ पर बोला है कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि किसके द्वारा मापन की जाती है। तो समृद्धि पे जो विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तीनों पे ध्यान दिया जाए। तो समृद्धि क्षेत्र के लिए ये आपको बोल रखा है कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNPFC, या फिर बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNPMP, और लास्ट वाला दे रखा है GNPMP। तो देखिए, जब भी हम कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या फिर समृद्धि को मापने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि GDP पर मान रहे हैं। GDP का मतलब क्या होता है? GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो हम सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा इस तरीके से मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि का मापन केवल सकल घरेलू उत्पाद द्वारा किया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की समृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। आप याद रखिएगा, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है यानी कि GDP बढ़ रही है, हम हमेशा ये बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि GDPMP बढ़ रही है, GDPFC बढ़ रही है, नहीं, GDP बढ़ रही है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है भारत द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाने के लिए किन किन क्षेत्रों को लाभ हुआ। तो भारत ने जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई और जिसमें LPG को हमने मतलब रखा LPQ के स्थान पर, तो वहां पर क्या क्या चीजें परिवर्तन आई, तो आपको पता ही है, लिबरल हो गए हम, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी करा हमने और ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। तो पहला पॉइंट बोल रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI आया। हाँ, तो बिल्कुल FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ को आए थे, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। विदेशी विनिमय रिजर्व, अब देखिए हमने ये व्यापार शुरू क्यों किया था, तो उसका एक प्रमुख कारण ये था कि हमारे पास विदेशी विनिमय के लिए जो रिजर्व था वो खत्म हो गया था। 1991 के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ें तो ठीक है, एक पॉइंट हम ये मान लेते हैं कि उस टाइम पे गल्फ क्राइसिस चल रहा था, उसकी वजह से हमारे पास पैसे कम हो गए थे। ठीक है, खाड़ी संकट। लेकिन उसके अलावा भी एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास विनिमय रिजर्व खत्म हो चुका था, यानी कि हमारे पास वो मुद्रा खत्म हो चुकी थी जो हमें विदेशों से
मिलती थी, और जब वो मुद्रा हमारे पास खत्म हो गई थी तो अब हम उस मुद्रा का प्रयोग, मतलब अब बाहर से व्यापार ही नहीं कर पाते हम, तो इसीलिए हमने क्या करा कि मतलब ये नई नीति हम लेकर के आए। तो दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इंजीनियरिंग सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यातक के रूप में, और मतलब जो लाभ प्राप्त हुए हमें, तो इंजीनियरिंग सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यातक के रूप में हमें लाभ प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई मतलब अब भारत भी क्या करने लगा था कि वाहन जो कलपुर्जे इंजीनियर, मतलब जो हमने जैसे देखे टिस्को लगा दी थी 1907 में, तो उससे जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे जो निर्माण हो रहा है, वो भी तो बाहर जा रहा है अब। तो इन सब चीजों के मामले में भी अब हम निर्यातक के रूप में उभरे थे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने लगा था। अगला बोल रहा है कीमतों पर नियंत्रण। हाँ बिल्कुल सही है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से कीमतों पर अपने आप ही नियंत्रण आ जाता है, और क्योंकि एफडीआई और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर से जो वस्तुएं भारत में आ रही थी, या प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नई नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, उससे कंपटीशन होने की वजह से क्या हो गया कि उपभोक्तावाद का फैलाव हो गया और लोगों के लिए वस्तुएं सस्ती हो गई। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो नई आर्थिक नीति के तहत क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? ये सभी लाभ प्राप्त हुए। आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि सभी उत्तर सही है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, उससे पहले आप हाइड आंसर्स यहां पे देख ही लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत 1991 के नई आर्थिक नीति के तहत कुछ आधारभूत समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। इसमें शामिल घटक कौन कौन से हैं? मतलब कुछ आधारभूत समस्याओं को समाधान करने में विफल रहा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको देख रखे हैं, ध्यान से हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो पहला पॉइंट बोल रखा है कि रोजगार के अवसर अपर्याप्त थे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 1991 की नीति के तहत रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, लेकिन वो पूरे नहीं थे, यानी कि कम मात्रा में प्राप्त हो रहे थे, सभी को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। तो एक ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि इसमें हम मतलब ये विफल रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है। कृषि संबंधित आधारित संरचना का अभाव, देखिए सारा का सारा ध्यान जो था वो चला गया था हमारा औद्योगिक क्षेत्र में और ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो कृषि क्षेत्र का अब यहाँ पर एक तरीके से कृषि क्षेत्र को क्या किया गया, एक तरीके से उसे हटा दिया गया, साइड कर दिया गया। तो कृषि क्षेत्र आधारित संरचना का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कह रहा है उद्योग संबंधित आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश किया गया। उद्योग संबंधित जो आधारिक संरचना उससे रिलेटेड है उसमें अपर्याप्त निवेश किया गया। रेलवे का इस तरीके से हमने विकास नहीं कर पाए, हम सड़कों का निर्माण नहीं कर पाए, बिजली हम उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा पाए। जैसे हमने शर्त रखी थी कि हम पहले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाएंगे, लेकिन हमने देखा कि जो उद्योग हैं वो केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। जो चौथा पॉइंट बोल रहा है वो कह रहा है विनिवेश से हानि हो गई। विनिवेश से हमें क्या हुई, हानि हुई। कंपटीशन आने की वजह से हमारे घरेलू उद्योग समाप्त होने की कगार पर पहुंचने लगे थे, एक ये समस्या होने लगी थी। और जो हमने मतलब जो निजीकरण कर दिया, तो निजीकरण के कारण भी हमें हानि हुई। जो पुनर्निवेश हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, निजी क्षेत्रों के अधीन आने वाली वस्तुएं अब गरीब वर्ग के लिए महंगी हो गई। और सिरसिल्ला की दुखद घटना हमने इसके बारे में पढ़ाई हुआ है कि वहां पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो प्लांट थे वो जब उसका निजीकरण किया गया तो वहां पर कैसे किसानों ने आत्महत्याएं कर ली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये चारों ही पॉइंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर मतलब कि सारे ही पॉइंट सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जैसा कि मैं अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बता ही रहा था आपको कि सिरसिल्ला की दुखद घटना हुई थी, जो कि विनिवेश का मतलब एक गलत हानि दिखा रहा था हमारे लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आई गया है कि सिरसिल्ला त्रासदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सिरसिल्ला में जो त्रासदी हुई थी वो कौन थे, किसान थे, बुनकर थे, शिल्पकार थे या आदिवासी थे। तो देखिए इसका आंसर आसान सा है कि वो आपके बुनकर थे, यानी कि बी पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो हेड आंसर है वो अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1991 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है सिरसिल्ला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें अनुदानित, यानी कि जो अनुदान दिया जाता है, सब्सिडाइज्ड जो आपकी दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही थी और बिजली की दरों में प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही थी, जिससे बुनकरों ने आजीविका संकट उत्पन्न हो गया और उन्हें आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः सिरसिल्ला त्रासदी विद्युत से संबंधित, बिजली से संबंधित थी और वहां पर काम करने वाले जो लोग थे, जो कि बुनकर थे, उनके लिए बिजली जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और ये कब हुआ, जब हमने उसे निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बुनकर सिरसिल्ला याद रखिएगा, कब की घटना है ये याद रखिएगा और कहां की है ये भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्धनता के अनेक आयाम हैं जिन्हें विभिन्न सूचकों द्वारा पहचाना जा सकता है। निर्धनता को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो पहला बोल रहा है आय और उपभोग के स्तर को। हाँ बिल्कुल, आय और उपभोग के स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धनता को पहचान सकते हैं। सरकार ने वैसे भी बता रखा है कि आप 816 रुपए कमाने वाला व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपए कमाने वाला शहरी क्षेत्र में गरीब नहीं माना जाता। सामाजिक राजनीतिक भागीदारी देख करके, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक राजनीतिक भागीदारी देख करके भी हम आपका जो है गरीबी या निर्धनता
को पहचान सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहा है सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी देख करके कोई व्यक्ति कितना सामाजिक, दूसरा पॉइंट है ये तो ठीक है हमने पढ़ लिया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है चिकित्सा एवं शिक्षा का अभाव। बिल्कुल सही बात है, किसी व्यक्ति के पास अगर चिकित्सा नहीं है और शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है तो वो व्यक्ति निर्धन। 5 मूलभूत आवश्यकताएं, जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली आवश्यकता आपकी हो जाएगी शिक्षा, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीजें हैं। तो अगर ये चीजों का अभाव आपको देखने को मिलता है तो आप निर्धन माने जाते हैं, ठीक है। जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता, तो बिल्कुल जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता अधिक मात्रा में जिनके पास रहती है वो व्यक्ति, या जिनका ध्यान नहीं दिया जाता वो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। और हिंसा से बचाव, हिंसा से बचाव, यानी कि ये पांचों के पांचों ही पॉइंट क्या कहलाएंगे? आपके निर्धनता के अंतर्गत जिनसे हम पहचानते हैं। मतलब सरकार जो पहचानती है स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा की रक्षा, जोखिम कितनी तीव्रता है, सामाजिक राजनीतिक भागीदारी से वंचित है कि नहीं है, ये सारे पॉइंट्स वो ध्यान में रखती है। और सरकार का क्या कहना था? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर कितने करोड़ लोग, स्वतंत्रता के समय में आपको बता दूं कि भारत में 26 करोड़ लोग गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे 26 करोड़ लोग। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 21.9%, 21.9 करोड़, परसेंट नहीं, 21.9 करोड़ लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, निर्धनता का जीवन जी रहे हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर तो ये हो गया 5वां कि ये सभी पॉइंट्स मानने जाते हैं। लेकिन आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने लोग गरीब हैं, या कितने मतलब कितनी जनसंख्या का कितना मतलब हिस्सा है जो कि लोग गरीब हैं। तो आप बोलेंगे कि 21.9 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे, और 26 करोड़ लोग जब भारत आजाद हुआ था तब गरीबी रेखा से नीचे थे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? तो निर्धनता की अवधारणा पर विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो कि आजादी से पहले की बात कर रहा है ये, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आपका जनगणना के लिए भी माना जाता है। सेंसस जब हुआ था तो उसके लिए भी इनको राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए भी इनको माना जाता है, 1881, याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बात करी थी निर्धनता के लिए, निर्धनता की अवधारणा पर इन्होंने अपने विचार रखे थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर बता भी रखा है कि दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता की अवधारणा के लिए जेल की निर्वाह लागत का भी आकलन किया था कि एक व्यक्ति जेल में कितने पैसे खर्च कर करके आसानी से जीवन निर्वाह कर देता, उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इतने पैसा कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बता रखा निर्धनता का वर्गीकरण और शामिल निर्धन। सदैव सामान्य निर्धन, जो सामान्य निर्धन रहते हैं, सदैव सामान्य निर्धन रहते हैं, वो लोग कौन से होते हैं? तो वो चिरकालिक निर्धन होते हैं, लंबे समय से चलने वाले। मैं हमेशा से बोलता हूँ जब ट्यूशन में ही पढ़ाता हूँ कि आपने मूवी देखी होगी इंग्लिश मीडियम, वहाँ पर वो एक डायलॉग आता है कि हम तो भैया मतलब सदैव निर्धन ही रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम मतलब अभी अमीर हो गए कल गरीब हो गए, बाप गरीब, दादा गरीब, हम गरीब, हमारे आने वाली पीढ़ी गरीब। तो वो होते हैं चिरकालिक निर्धन, मतलब उनका कहना है कि भैया हम तो लंबे समय से गरीब ही चले आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है चक्रीय अनियमित निर्धन, अल्पकालीन निर्धन, मतलब कभी गरीब हो गए कभी अमीर हो गए, ये अल्पकालीन निर्धन है। और कभी निर्धन नहीं मतलब गैर निर्धन, या सारे ही पॉइंट सही है। आसान सा क्वेश्चन था तो आपको पता लग जाएगा ABCD, यानी कि इसका आंसर हो गया D, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर किया गया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। तो कह रहा है बताइए कथन सही है कि नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय कार्य के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, बिल्कुल सही आंसर है। दोनों ही कथन सत्य हैं। मतलब इन्होंने बोल रखा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य ज्यादा करना होता है तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और शहरी क्षेत्रों में मेहनत का काम कम होता है तो इसीलिए 2100 कैलोरी। अगर आप दिन मतलब अगर 2400 और 2100 कैलोरी आप गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप निर्धन नहीं हैं। ये कैलोरीज का मापदंड है। इसीलिए बताया जाता है कि भारत में आज भी निर्धनता रेखा से ऊपर या नीचे किसको आकलन किया जाए। जैसे मान लीजिए किसान के पास खाने के लिए मात्रा में भोजन उपलब्ध है, लेकिन अन्य संसाधन तो उसके पास नहीं है ना, ठीक है। कच्ची सब्जी वो खा रहा है तो उसको कैलोरी मिल रही है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। बात समझ रहे हैं। इसीलिए भारत में मतलब जो निर्धनता की गणना होती है वो पूरी तरीके से मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सही है, वो सभी लोगों को उसमें शामिल करे जो निर्धन है, ऐसा नहीं है। कई सारे लोग उसमें बाहर रह जाते, तब भी हमारे यहाँ पर 21.9 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। 816 न्यूनतम आपकी अगर आय मानी गई है और फिर भी आप निर्धन है तो उसमें भी 21
0.9 करोड़ लोग निर्धन आ रहे हैं। आप सोचिए अगर इस मापदंड को बढ़ाया जाए तो कितने सारे लोग निर्धन निकल करके आएंगे। तो ये वाला आंसर आपको बता ही दिया मैंने। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 2400 और 2100 कैलोरी, बस आपको याद करवाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। व्यक्ति की गणना अनुपात विधि मतलब जब हम अनुपात करते हैं तो ये किससे संबंधित है। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, से बोल देते हैं कि जनांक के अनुपात विधि से संबंधित है, जबकि ये इसका आंसर नहीं है। ये इसका आंसर है कि निर्धनता रेखा से नीचे का जनानुपात से। जब व्यक्ति गणना अनुपात विधि का हम प्रयोग करते हैं तब निर्धनता रेखा से नीचे का जनानुपात निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि क्या है, तो आप बता देंगे निर्धनता से रेखा से नीचे का जनानुपात जो होता है उसे व्यक्ति गणना अनुपात विधि के प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आंसर आसान सा था इसका। तो देख लेते हैं अपना अब अगला क्वेश्चन। ये तो हो ही गया है, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसके आधारित आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले योजना आयोग ये आंकड़े उपलब्ध कराता था, किंतु 2015 में, याद रखिएगा 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण हो गया, तो अब नीति आयोग ये आंकड़े उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा कह रहा है एनएसएसओ उपभोग व्यय के आधार पर आंकड़ों का आकलन करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एनएसएसओ क्या करता है, उपभोग व्यय के आधार पर ही आंकड़े एकत्रित करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहते हैं एनएसएसओ को। तो इसीलिए आंसर दोनों ही सही है, 1 और 2। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए आज की इस सीरीज में। आपको पता ही है ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निर्धनता अर्थव्यवस्था में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समस्या घटक इसमें शामिल है। तो कह रहा है कि निर्धनता जो है अर्थव्यवस्था में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के कारण होती है। इन समस्याओं के कारण निर्धनता होती है। क्या ये सभी तत्व सही है? नहीं है तो बताइए कि कौन सा गलत है इनमें से। तो पहला पॉइंट है कि निम्न पूंजी निर्माण। निम्न पूंजी निर्माण मतलब आप पैसे से पैसा नहीं बना पा रहे, आप निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, पहला पॉइंट ये सही है कि निम्न पूंजी निर्माण की वजह से निर्धनता हो जाती है। दूसरा है मांग का अभाव। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब मांग का अभाव होने की वजह से भी आप निर्धन माने जाएंगे, क्योंकि आप निर्धन है तो आप क्या करेंगे, मांग कम करेंगे, कम मात्रा में करेंगे। आधारिक संरचना का अभाव, आधारिक संरचना तो बिल्कुल ही खत्म होने को जाती है, बिल्कुल ही आपके आसपास का सारे संसाधन। देखिए आप किसी एरिया में जाते हैं, आप कहते हैं कि ये देखिए एरिया कितना अच्छा है, सड़कों का निर्माण कितना अच्छा है, मेट्रो सिटी है, ये मेट्रो मतलब स्टेशन आपके घर के पास में है, मॉल्स आपके घर के पास में, तो आधारिक संरचना आपकी बहुत बेहतर है, तो वो निर्धन तो नहीं हुआ ना एरिया, या उस एरिया में निर्धन दो लोग तो नहीं रह पा रहे ना। तो इसीलिए जहां निर्धन है और जो क्षेत्र निर्धनता से ग्रसित है वहां पर आधारिक संरचना का अभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है जनसंख्या का दबाव। तो जनसंख्या का दबाव भी बिल्कुल रहता है। निर्धनता, भैया निर्धनता हो क्यों रही है, तो जनसंख्या उसका एक बहुत ही बड़ा पहलू है। ठीक है, और सामाजिक कल्याण संबंधी व्यवस्था का अभाव। तो पांचों पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि इन सभी के कारण मतलब जिस जगह निर्धनता है वहां पे ये पॉइंट पाए जाएंगे, या जहां पर ये सारे तत्व हैं वहां ज्यादातर जनसंख्या निर्धन होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए जरा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है ऋणग्रस्तता निर्धनता का संपूरक है। तो आपको भी पता है कि ऋणग्रस्तता जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही व्यक्ति निर्धन होता जाएगा। मतलब ऋणग्रस्त हो क्यों रहा है, क्योंकि वो निर्धन है। वो उधार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्यों ले रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति निर्धन है। तो ये पहला पॉइंट सही है। आय और संपत्ति वितरण निर्धनता हेतु उत्तरदायी है। मतलब आय और संपत्ति की विषमताएं जो बढ़ती जाती हैं, आय और संपत्ति क्या है, अमीर वर्ग अमीर होता जा रहा है और गरीब वर्ग गरीब होता जा रहा है, तो इसकी वजह से निर्धनता बढ़ती गई। ठीक है, और सर्वाधिक अनियमित मजदूर निर्धनता से प्रभावित हैं। अनियमित मजदूर मतलब जिनको रोजगार, सुरक्षा आदि चीजों से जो वंचित रह गई और फिर उन्हें मतलब मजदूर के रूप में जन्म ले रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो अनियमित मजदूर निर्धनता से प्रभावित है। हाँ बिल्कुल, सर्वाधिक जो प्रभावित है वो नियमित मजदूर हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो चलिए इस सीरीज में हम यहीं तक ही क्वेश्चन करते हैं। अगली सीरीज में हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी जो हमने सीरीज इसकी शुरू करी है उन्हें देखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे कि हमने एमसीक्यू सीरीज के अलावा अब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की एक नई सीरीज शुरू करी है, आप उसे भी देखिए। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।